Yes, a very good evening to all of you. I hope so everyone has joined the meeting. Yes. नहीं, सबने ज्वाइन नहीं किया अभी। अच्छा, क्या हो गया? कहाँ चले गए सब? दूसरा क्लास चल रहा है क्या आप लोगों का? हम्म? चलो ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। तो अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था मॉर्निंग में? देखो, हम रेजोनेंस कंडीशन तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे और हमने एलसीआर सर्किट भी कवर कर लिया। वो ग्राफ समझ नहीं आया था, है ना? ग्राफ में क्या नहीं समझ आया था? सर हाँ बेटा, वो ग्राफ इंडिकेट क्या कर रहा था? क्वालिटी फैक्टर। आपका उसमें आर और वो सब तुम सुबह नहीं आए थे क्या क्लास में? आया था सर, कनेक्शन लॉस हो गया था लास्ट में। क्या नाम है? पल्लव। पल्लव। तुम्हारा कनेक्शन लॉस हो गया था? अच्छा, दिमाग का कनेक्शन तो था ना बेटा? यस सर। अच्छा, तो ग्राफ फिर से समझोगे क्या? वापस से वही चीज बताऊं क्या? कितने लोग बोलते हैं फिर से बताऊं? अब बेटा फिर वो अलग से समझ लेना, बाकी सबको तो समझ आ गया है। मुझे तो लगता है खाली एक ही को नहीं समझ आया, फिर बाकी सब बैठे रहेंगे क्या ऐसे ही? ओके सर। सबको समझना है क्या ग्राफ? एक बार बता दो मेरे को। अगर समझना है तो मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यस, सुबह वाला जो ग्राफ था फिर से समझाऊं क्या? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? एक ही का हाँ है अभी तक, केशवी का। कितने लोग बोल रहे हैं सर क्वेश्चंस कराओ? कितने लोग बोल रहे हैं सर सुबह वाला ग्राफ समझाओ? दो ही ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताओ, ए और बी। अब बोल भी नहीं रहे हो, बैठ गए मुंह बना के। कुछ बोलोगे तो बताऊंगा ना। ओनली ग्राफ समझना है, क्वेश्चन करने हैं। अरे हाँ बोल दो सब, नहीं बोल रहे सब हाँ ना? सबको नहीं समझना है ना? मितेश सैनी सेइंग क्वेश्चन। हाँ, उनको डाउट है तो बता दो, हम रिवीजन कर लेंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर। ग्राफ में फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ 5 मिनट्स में, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब ठीक है, डाउट है तो बता ही देते हैं, फिर बेचारे परेशान क्यों करें। आ जाओ बेटा, सुबह के ग्राफ पे हम फिर से आ जाते हैं। सुबह हम कहाँ पे थे? सुबह हम यहाँ पे थे। देखो एक बार फिर से इस ग्राफ को देख दो। रेजोनेंस की कंडीशन तो आप लोगों को समझ आ गई थी। हम सीधा ग्राफ पे आते हैं। देखो ग्राफ की जो एक्स एक्सिस है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखते जाना,
जो ग्राफ की एक्स एक्सिस है दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ग्राफ की वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, करंट। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है हमने, करंट ले रखा है। ठीक है, फिर हमने करंट वर्सेस ओमेगा को प्लॉट किया, 3 डिफरेंट कर्व्स इसके हमने प्लॉट किए। ठीक है, 3 डिफरेंट कर्व्स इसके प्लॉट किए। ठीक है, अगर हम तीनों कर्व्स को ध्यान से देखें तो जैसे जैसे आपका पीक वैल्यू कम होता जा रहा है, जैसे पहले वाले कर्व का पीक वैल्यू यहाँ पे कहीं है, दूसरे वाले कर्व का पीक वैल्यू यहाँ पे कहीं है, तीसरे वाले कर्व का पीक वैल्यू यहाँ पे कहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा पीक वैल्यू रिड्यूस होता जा रहा है वैसे वैसे ये जो इसकी जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ इसको बोलते हैं, जो गैप होता है ना, इसकी जो स्प्रेडनेस है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये कर्व जितना स्प्रेड हो रहा है ये इंक्रीज होते जा रहा है ना। आप खुद ही इमेजिन करो, जितना जितना कर्व आपका फ्लैट होते जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे ये लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे ये पीक, इसकी पीक वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी फ्लैटनेस डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये जो एक्स एक्सिस पे इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया गया, देखो R3 इज ग्रेटर देन R2 विच इज ग्रेटर देन R1। अब हमने क्या किया, मैक्सिमम करंट की वैल्यू ले ली, दैट इज योर मैक्सिमम करंट ऑफ दिस पीक वैल्यू। हम पहले वाले कर्व की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले वाले कर्व की पीक वैल्यू यहाँ पे, और हम सबको पता है कि मैक्सिमम करंट पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे हमें ओमेगा आर की वैल्यू पता चली। मैक्सिमम करंट की वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, देखो रेजोनेंस की कंडीशन ही यही होती है जब आपका रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है और करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज योर रेजोनेंस कंडीशन। इस कंडीशन पे हमारी जो ओमेगा होती है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जनरली जो हमारा सर्किट होता है ना बेटा, जो हमारा सर्किट होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो करती है वो आरएमएस करंट फ्लो करती है। जनरली जब भी आप कोई सर्किट में कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट करते हो, है ना, तो उसमें जो करंट फ्लो होती है सोर्स के थ्रू, वो सोर्स के थ्रू जो करंट फ्लो होती है वो हमेशा आरएमएस करंट होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आरएमएस करंट का वैल्यू निकाला विच इज़ I0/√2। तो यहाँ पे हमें आरएमएस करंट का वैल्यू मिला। अब हमने देखा इस आरएमएस करंट पे 2 ओमेगा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इस आरएमएस करंट पे अगर मैं ध्यान से देखूं, जैसे ही मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो आपको 2 ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, देखो पहली तो ओमेगा की वैल्यू ये वाली जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से थोड़ी कम होगी, तो मैंने उसको लिखा ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको दिखाई देगी दैट इज ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, आपको 2 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखाई देगी। बात समझ आ रही है? तो इस पे आपको 2 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखाई देगी। तो इन दोनों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बीच का जो विड्थ होता है ना, जो आरएमएस करंट पे हमें 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलती है, और इन फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो बैंडविड्थ होता है ना, इन फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो बैंडविड्थ होता है, गैप होता है, इसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, इन फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो गैप होता है इसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। देखो, ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया? ठीक है, आरएमएस करंट हमारा एक्चुअल करंट है जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, और इस करंट पे 2 आपको ओमेगा की वैल्यू मिल रही है। एक जो ओमेगा रेजोनेंस से थोड़ी सी कम है, तो उसको मैंने लिखा ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा आर से थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको मैंने लिखा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ये जो आपका गैप है ना, मतलब सेम करंट के लिए, सेम आरएमएस करंट के लिए ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, इस कर्व का जो ये गैप है, इसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, सेम आरएमएस करंट के लिए जो 2 फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो गैप होता है उसी को हम बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो क्या होगा, आपको देखो क्या मिलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो तो ये हो जाएगा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा
माइनस ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा. दिस विल बी योर बैंडविड्थ. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बैंडविड्थ. ठीक है, समझ आया. तो बैंडविड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा. क्लियर हुआ. नेक्स्ट फिर हमने क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया था 3 अलग अलग तरीके से. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ. तो अब रेजोनेट फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है ओमेगा आर, और बैंडविड्थ कितनी है 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा. तो मैं क्वालिटी फैक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ ओमेगा आर अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा. बेसिकली आप इसको ऐसे याद रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा. इट इज़ योर आउटपुट अपॉन इनपुट. ठीक है, आउटपुट हमें क्या मिला ओमेगा आर, लेट्स से इनपुट हमारा क्या दिया 2 डेल्टा ओमेगा. इसको कैसे आप याद रखोगे. अब जो हमारा सर्किट होता है बेटा जनरली, तो सर्किट में जो करंट इनपुट दी जाती है वो हमेशा आरएमएस करंट के फॉर्म में इनपुट दी जाती है. तो आरएमएस करंट के फॉर्म में जब इनपुट होगा तो उस इनपुट पे हमें 2 फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू मिलेगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली. अब दोनों में से कौन सी कंसिडर करूं, तो मैंने दोनों का डिफरेंस ले लिया. ठीक है, दोनों का मैंने क्या कर लिया डिफरेंस ले लिया. ठीक है, तो मुझे ये मेरा क्या मिल गया इनपुट मिल गया. आउटपुट मुझे कहाँ मिलेगा पीक वैल्यू ऑफ करंट पे. पीक वैल्यू ऑफ करंट पे जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी माय रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. तो क्वालिटी फैक्टर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. मतलब क्वालिटी फैक्टर बेसिकली आपको ये बता रहा है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में आपका ये जो गैप है ये कितना बड़ा है, मतलब ये वाला जो डिफरेंस का गैप है. ठीक है, बात समझ आ रही है आपको. अब सपोज करो अगर मैं सेकेंड कर्व की बात करूं तो सेकेंड कर्व पे हमें पीक वैल्यू यहाँ पे मिलेगी और आरएमएस करंट यहाँ पे कहीं मिलेगी. तो अब आप देख रहे हो ये वाला गैप इंक्रीज हो गया, ये बैंडविड्थ इसकी इंक्रीज हो गई है. सिमिलरली थर्ड वाले कर्व की बात करूं तो पीक वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलेगी और आरएमएस करंट उसके नीचे यहाँ पे कहीं मिलेगी. तो देखो ये बैंडविड्थ और इसका इंक्रीज हो गया, ये गैप बढ़ता ही जा रहा है. ये जो गैप है ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो गैप हमें ये बता रहा है कि कितना आपका जो कर्व है वो कितना ज़्यादा स्प्रेडेड, मतलब ये जो कर्व है आपका कितना ज़्यादा स्प्रेडेड. इस स्प्रेडनेस को जो पैरामीटर बता रहा है उसी को हम बोलते हैं बैंडविड्थ. ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर ये बता रहा है कि ग्राफ का जो स्प्रेडनेस है, मतलब स्प्रेडनेस का मतलब फ्रीक्वेंसी का फ्लक्चुएशन. बेसिकली 2 डेल्टा ओमेगा इज नथिंग बट द फ्लक्चुएशन. तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में हमारी फ्रीक्वेंसी में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है दैट इज योर क्वालिटी फैक्टर. बात समझ आ रही है. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में आपकी जो एक्चुअल करंट है आरएमएस करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है उसी को हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर. गेटिंग इट और नॉट. यस यस सर. है ना. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईदर द इंडक्टेंस और द कैपेसिटेंस टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस. अब क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, देखो मैंने आपको सुबह बताया था. इट इज़ डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल. है ना, कितनी एनर्जी स्टोर हुई अपॉन कितनी एनर्जी लॉस हुई. अब स्टोर एनर्जी कहाँ पे हो सकती है, या तो एनर्जी आपकी कैपेसिटर में स्टोर होगी. कैपेसिटर में स्टोर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी, और अगर इंडक्टर में स्टोर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी. है ना, यही दो आपके स्टोरिंग डिवाइस. रेजिस्टेंस में तो आपकी एनर्जी का लॉस हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस से हीट निकलती है. रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है ना. तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईदर, या तो इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप ले लो या तो कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप ले लो, टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर. ठीक है, इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, विच इज़ VL अपॉन VR, और यू कैन डिफाइंड एज BC अपॉन VR. ठीक है, दिस इज द अनदर डेफिनेशन. तो 3 डेफिनेशंस हैं आपकी यहाँ पे. पहली डेफिनेशन एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल एट रेजोनेंस. अब रेजोनेंस में क्या होता है ना, आपकी मैक्सिमम करंट होती है. तो करंट अगर मैक्सिमम होगी तो
ऑब्वियसली बात है एनर्जी का लॉस भी मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम करंट जा रही है तो एनर्जी के लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा रेजोनेंस पे कैलकुलेट करते हैं, तो रेजोनेंस पे हमें डेटा अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन हमने खाली डिस्कस करी थी क्वालिटी फैक्टर की। पहला एनर्जी के टर्म्स में था, दूसरा आपका बैंडविड्थ के टर्म्स में था, और तीसरा हमारा पोटेंशियल ड्रॉप के टर्म्स में था। ठीक है, तो हमें इस कर्व से खाली इतना ही समझना है कि जैसे जैसे कर्व की पीक कम होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी पीक वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, हमेशा तो पीक वैल्यू एक जैसी नहीं रहेगी ना सर्किट में। पीक वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो स्प्रेडनेस है वो स्प्रेडनेस इसकी इंक्रीज होती जाएगी। स्प्रेडनेस का मतलब ओमेगा का फ्लक्चुएशन, मतलब डेल्टा ओमेगा। ये डेल्टा ओमेगा आपका इंक्रीज होता जाएगा, है ना, ओमेगा में जो फ्लक्चुएशन होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे आपका फ्लक्चुएशन इंक्रीज होता जाएगा तो आपकी क्वालिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो कम होता जाएगा ना। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि क्वालिटी फैक्टर हाई रहे, मतलब अच्छा क्वालिटी फैक्टर रहे। तो अच्छा क्वालिटी फैक्टर मेंटेन करने के लिए हमारी जो पीक वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, ताकि आपका ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो बैंडविड्थ है ये कम हो, जिससे हमारा क्वालिटी फैक्टर जो हमें चाहिए वो मेंटेन रहे। ठीक है, इसलिए क्वालिटी फैक्टर को स्टडी किया जाता है। बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। है ना, चलो ठीक है। अब मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत सारी थ्योरी वैसे हम पढ़ चुके हैं। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, अब हमने LCR भी पढ़ लिया, रेजोनेंस भी पढ़ लिया और क्वालिटी फैक्टर भी कवर कर लिया। तीनों टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। अब 2 ही टॉपिक आपके बचे हैं। ऑलमोस्ट कल मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, नहीं तो परसों तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, कल परसों में आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे, आप लोग पता नहीं ट्राई करते हो कि नहीं करते हो, वो भी मेरे को ही सॉल्व कराना पड़ता है इधर। कल मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे, किसी ने ट्राई किए थे? यस यस सर। रेजोनेंस के क्वेश्चंस किए थे किसी ने? मैंने 3 सेक्शन दिए थे आपको, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ABCD चारों ही दे दिए थे, जिसमें से लास्ट सेक्शन था आपका रेजोनेंस का, है ना। मैं लास्ट सेक्शन से ही कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, देखता हूँ आपने सॉल्व किए कि नहीं तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने आपको दे दिए थे वो सारे। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, जिसके पास है शीट तो अपना इमेज खोल के देख लेंगे मोबाइल में। सेक्शन नंबर डी में डिस्कस कर रहा हूँ रेजोनेंस का। रेजोनेंस मतलब टॉपिक है आपका रेजोनेंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर इन LCR सीरीज सर्किट इज, बताओ, एट रेजोनेंस। LCR सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी रेजोनेंस पे? ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शंस आप उसमें से देखोगे। अब LCR सर्किट है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है। LCR सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर? पावर फैक्टर क्या होता है जरा बताना, पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर? पावर फैक्टर किसको बोलते हैं हम? एनीबडी? हाँ, सबका आंसर आ गया 1, वेरी गुड। जिनका आंसर नहीं आया वो इधर देखेंगे। हाँ, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? 1। क्यों 1 होगा? व्हाट इज द रीजन? ऐसे ही तुक्का मार दिया सर, मन कर रहा था हमारा। चलो, कोई रीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं तो मैं आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंगल 0 होगा सर। एंगल क्यों 0 होगा?
यस, एक ने बोलने की हिम्मत करी है, अरे फिर चुप हो गया। हाँ, रेजोनेंस वो इंडक्टर और ये कैपेसिटर का दोनों का सेम होता है, इसलिए सिर्फ रेजोनेंस रेजिस्टर पे ही होते हैं। हाँ सही बोल रहे हो, मतलब एक्सप्लेन सही करना चाह रहे हो, फीलिंग सही है, लेकिन उसको प्रॉपर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, है ना। देखो एक्सएल और एक्सी सेम हो जाता है ना रेजोनेंस पे। एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो आपका जो इम्पिडेंस होता है वो प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो इम्पिडेंस आपका प्योर रेजिस्टेंस है, तो आपका करंट और रेजिस्टेंस दोनों इन फेज हो जाते हैं। दोनों इन फेज हो जाते हैं तो फाई का एंगल जीरो हो जाता है। तो फाई जीरो हो जाता है तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 के बराबर। इसलिए रेजोनेंस में जो आपका सर्किट होता है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है ना, क्योंकि इंडक्टर का रिएक्टेंस और कैपेसिटर का रिएक्टेंस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका सर्किट प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और प्योर रेजिस्टेंस में जो करंट और रेजिस्टर होते हैं दोनों इन फेज होते हैं। इन फेज होने के कारण उनका फाई जीरो होता है और पावर फैक्टर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड वाले। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, बहुत ही कंसेप्चुअल। इन अ सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब सीरीज में एक LCR सर्किट दिया हुआ है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ LCR। ये वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया था, सेकेंड वाला? यस और नो? ये भी कल का होमवर्क का ही क्वेश्चन है। ओमेगा इज गिवन टू यू, ओमेगा इज इक्वल टू 4 × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। At resonance, the voltage across the resistance and inductance is 60 and 40। मतलब रेजोनेंस कंडीशन में जो वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 60 वोल्ट, एंड इंडक्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्ट है, 40 वोल्ट्स। The values of L and CR, you have to find the value of L and also you have to find the value of C. This is the question. At resonance condition आपको ये दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है what is the value of L and what is the value of C. Anyone has tried this question? Very good question. Section D, question number D2. रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है शायद, है ना? हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दे रखा है, R इज इक्वल टू 120 ओम। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब रेजोनेंस होगा, है ना, LCR सर्किट सीरीज में कनेक्टेड है और हमें L के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है और R के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप गिवन है, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब रेजोनेंस अकर होगा तो उस कंडीशन में हमारा L का वैल्यू कितना होगा और C का वैल्यू कितना होगा, है ना। जब रेजोनेंस अकर होगा उस कंडीशन की बात की जा रही है, एट रेजोनेंस। अभी जो भी बात करेंगे हम सब की सब किस पे करेंगे, एट रेजोनेंस। रेजोनेंस जब अकर होगा तो रेजोनेंस कंडीशन में L और C का वैल्यू क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो इधर देखेंगे, मेरे को पक्का पता है बहुत लोगों ने नहीं किया होगा ये क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी कंसेप्चुअल। तो देखो, जब रेजोनेंस होगा इस सर्किट में तो हम सबको पता है ये जो सर्किट होगा इसका इम्पिडेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, R के बराबर। एट रेजोनेंस द Z विल बी मिनिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z विल बी R। मतलब ये पूरा सर्किट जो है प्योर रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम करंट निकाल लेते हैं, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। तो करंट क्या हो जाएगा, V/R, है ना। करंट क्या हो जाएगा,
V अपॉन R। तो रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है आपका 60 वोल्ट्स, 60 अपॉन R का वैल्यू गिवन है 120 ओम्स। क्योंकि ये सर्किट प्योर रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा ना, हम रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आप चलोगे। तो सबसे पहले करंट का वैल्यू हम निकाल लेंगे। करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, विच इज़ 1/2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से हमें करंट का वैल्यू पता चल गया। अब हमें एक चीज़ और गिवन है क्वेश्चन में, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टर। तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू एक्सएल। आई कैन राइट लाइक दिस। सो यहाँ से हमें I का वैल्यू तो पता चल गया ऑलरेडी, जैसे 1/2 इंटू एक्सएल। तो यहाँ से आपको एक्सएल का वैल्यू पता चल जाएगा। एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 के बराबर, 80 ओम्स। ठीक है, अब एट रेजोनेंस कंडीशन वी नो दैट XL is equal to XC. XL is equal to XC. So you can easily write XL का वैल्यू जो है 80 है, ये किसके बराबर होगा, XL is equal to omega L, we know that, and XC is equal to omega C, 1 upon omega C. तो बस आप इसको कंपेयर कर लो, पहले XL को कंपेयर कर लो ओमेगा L से। ओमेगा तो हमें ऑलरेडी गिवन है, 4 into 10 की पावर 3 रेडियंस पर सेकेंड। यू विल गेट 80 इज इक्वल टू 4 into 10 की पावर 3 into L। यहाँ से आपको L का वैल्यू पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करके बताओ तो L कितना आ रहा है। सिमिलरली आपको XC का वैल्यू भी यहाँ से पता चल जाएगा। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, which is equal to XL which is 80। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू पता है आपको, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 80 इंटू ओमेगा 4 into 10 की पावर 3। यहाँ से हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू भी पता चल जाएगा। जल्दी से दोनों का वैल्यू निकाल के बताओ। देखो ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। All of you will find out the value of L and C. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, 20 मिली हेनरी एंड 25 माइक्रोफेरेड। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुझे लगता है खाली मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। एल का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 20 into 10 की पावर -3 हेनरी, और यू कैन से 20 मिली हेनरी। सिमिलरली यहाँ से आपको एक्स कैपेसिटेंस का वैल्यू पता चल जाएगा, विच इज 25/8 माइक्रोफेरेड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। रेजोनेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि रेजोनेंस पे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस है। रेजोनेंस कंडीशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। एक बार खुद से ट्राई करो जरा। क्वेश्चन नंबर D3, सेक्शन नंबर D, क्वेश्चन नंबर D3। इन अ LCR सर्किट द कैपेसिटेंस इज मेड 1/4 व्हेन इन रेजोनेंस, then what should be the change in inductance so that circuit will remain in the resonance? The question is saying that again LCR circuit आपको given है, L, C and R। अब तो मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हो गए होंगे, कितनी बार हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। This is L, this is C and this is R। ठीक है, LCR सर्किट द कैपेसिटेंस इज मेड 1/4। मतलब अभी आपका कैपेसिटेंस कितना है, C है, लेकिन फाइनली आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या कर दी, 1/4 कर दी। ठीक है, देन व्हाट शुड बी चेंज इन द इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की अभी कितनी वैल्यू है, L। तो L डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आपका सर्किट रेजोनेंस में ही रहे। अभी भी रेजोनेंस में ही है इस कंडीशन में,
और ये चेंज होने के बाद भी आपका सर्किट जो है वो रेजोनेंस में ही रहे। रेजोनेंस में रखने के लिए तो एल डैश की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, रेजोनेंस में रखने के लिए इसको एल डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बात समझ आ रही है आपको? मितेश इज सेइंग ऑप्शन नंबर ए। बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं? व्हाट अबाउट अदर्स? भैया देखो, कैपेसिटेंस की वैल्यू 1/4 कर दी है, तो इंडक्टर की वैल्यू पे क्या इफेक्ट आना चाहिए? हम सबको पता है रेजोनेंस की क्या कंडीशन होती है। हमेशा रेजोनेंस की कंडीशन को ध्यान में रखो ना। XC बराबर XL, तो 1/ωc बराबर ωL, और यू कैन से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू LC, है ना। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा तो आपका कांस्टेंट हो गया ना रेजोनेंस के लिए। ये स्क्रीन क्यों गायब हो गई? स्क्रीन का काफ़ी इशू आ रहा है अभी, काफ़ी टाइम से स्क्रीन का इशू आ रहा है। वेरी गुड, 3-4 जनों का आंसर आ गया, 4 टाइम्स, है ना। 4 टाइम्स इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जिनका आंसर नहीं आया वो इधर देखते जाएंगे, क्योंकि मैं सभी आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो XC बराबर XL इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। 1/ωc is equal to ωL, so omega square is equal to 1/LC, और you can say LC is equal to constant। ओमेगा स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो गया ना रेजोनेंस के लिए। रेजोनेंस के लिए ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर होगा? ओमेगा आर के, एंड दैट इज अ कांस्टेंट। मतलब अगर हमें ओमेगा आर को कांस्टेंट रखना है तो LC का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपने C का वैल्यू चेंज कर दिया C/4, तो L का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स L करना पड़ेगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट अगेन कांस्टेंट मेंटेन होगा, तभी तो उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मेंटेन हो पाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। जितने भी आंसर मैं निकाल रहा हूँ सबके सब यहीं से निकाल रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, जिन बच्चों को अभी तक यकीन नहीं था वो यकीन कर ले कि सर ने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल सही पढ़ाया भाई, वही चीज़ आपके यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ध्यान से देख लो। ठीक है, यही कंडीशन बार बार हम अप्लाई कर रहे हैं घुमा फिरा के। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन D4। क्वेश्चन नंबर D4 देखो, क्वेश्चन नंबर D4। A resistor, an inductor and a capacitor are connected in a series to an oscillator of frequency V. If the resonant frequency is VR, then the current lags behind the voltage when। वापस से आपको एक LCR सर्किट दे रखा है। जितने भी क्वेश्चन है ना सब में सेम ही क्वेश्चन है, L, C और R, साथ में एक बैटरी लगा दोगे विच इज ऑल्टरनेटिंग सोर्स। क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से। इन LCR सर्किट, क्वेश्चन नंबर 4, इट इज कनेक्टेड टू ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी V, है ना। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी दी हुई है म्यू, इसने म्यू दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको F से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज म्यू आर, और रेजोनेट की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? म्यू आर, देन द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज। अच्छा, करंट वोल्टेज से कौन से केस में लैग करेगा पहले ये बताओ। करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज, ये कंडीशन उसने हमको दे रखी। अगर करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? क्या म्यू 0 के बराबर होना चाहिए? क्या म्यू लेस देन म्यू आर होना चाहिए? क्या म्यू आपका इक्वल टू म्यू आर होना चाहिए? या फिर म्यू ग्रेटर देन म्यू आर होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए?
क्या कमेंट कर सकते हो आप इस पे? एनीवन फ्रॉम योर साइड? म्यू 0 होना चाहिए, क्यों भाई 0 क्यों हो जाएगा? 0 के लिए क्या रीज़न है बेटा? इंडक्टर डोमिनेटिंग करेगा, ये तो ठीक है, सही बात है। अगर करंट लैग कर रहा है किसी सर्किट में तो इसका मतलब ये वो वाला केस है जब आपका इंडक्टर डोमिनेट करेगा। आज ही मैंने आपको तीनों केसेस पढ़ाए थे। दिस सर्किट विल बी इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट, inductor dominated circuit, and in inductor dominated circuit XL is greater than XC. XL is greater than XC. In inductor dominated circuit, this is the case when your reactance of inductor will be greater than reactance of C. बात समझ आई? यस, अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? दिस इज द केस ऑफ इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट, जहाँ पे आपका इंडक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा, इंडक्टर का रिएक्टेंस जो है वो डोमिनेट करेगा। Inductor is dominating in this circuit. तो XL is greater than XC, तो बताओ क्या करोगे? ओमेगा L is greater than 1 upon ओमेगा C. ओमेगा को क्या लिख सकते हो बेटा? 2 pi into frequency which is mu. 2 pi mu L is greater than 1 upon 2 pi mu C. अच्छा, ये म्यू और म्यू आर में क्या फ़र्क है, पहले मुझे ये बताओ। ये जो म्यू है, म्यू आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी है और म्यू आर जो है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। तो ये तो हम रेजोनेटिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो म्यू आर ही होगा ना। रेजोनेटिंग कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। चलो इतना कंफ्यूज नहीं करता हूँ आपको, सीधा सीधा बता देता हूँ। ये सबको भूल जाओ, ज़्यादा झमेले में मत पड़ो। एक सिंपल सा ग्राफ होता है इसका, तो इसमें हम ग्राफिकल एनालिसिस कर देते हैं। इनका जो ग्राफ होता है ना वो इस तरह से रिलेट होता है। देखो, जैसे ये आपका हो गया म्यू आर, ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। सो आई विल राइट हियर, दिस इज द मिनिमम इम्पिडेंस एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। योर इम्पिडेंस इज मिनिमम। इससे ज़्यादा अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो ये रीजन वो आ जाएगा जब आपका XL ग्रेटर देन XC हो जाएगा, और इससे ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी अगर आप कर दोगे तो यहाँ पे आप XC ग्रेटर देन XL को अचीव कर जाओगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अगर आपका कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट होगा तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो म्यू आर से कम होगी, लेकिन अगर आपका इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो म्यू आर से ज़्यादा होगी। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ, इसलिए मैंने आपको एक ग्राफ बनवा दिया। ठीक है, इन दिस MCQ प्लॉट दिस ग्राफ एंड बाय ग्राफ यू कैन आंसर। ठीक है,
Everyone got this? Yes or no? D option will be correct. Mu is greater than mu1. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर D5 पे. Now come to question number D5. अरे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस लग रहे क्या? तो मैं नहीं कराऊंगा, फिर मैं वापस से अपनी थ्योरी पे आ जाऊंगा. अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मेरे को बता देना तुरंत. ऐसा तो नहीं है किसी को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा. हाँ भाई, अगर किसी को लगे कि सर ज़्यादा हो रहा है, मतलब हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे को बता देना, फिर हम थोड़े और सिंपल लेवल के क्वेश्चंस ले लेंगे ज़्यादा. ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर D5 पे. अब D5 क्वेश्चन रीड करो. A resistor R, an inductor N, and a capacitor C, and a voltmeter V1, V2 and V3 are connected in an oscillator. देखो इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है. जितना बड़ा डायग्राम होता है ना उतना सिंपल क्वेश्चन होता है. अब जितना टाइम मुझे डायग्राम बनाने में लगेगा उतने टाइम में तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका होगा. ठीक है, तो कई बार बच्चे डायग्राम देख के ही डर जाते हैं कि सर ये इस तरह का डायग्राम किस तरह से बना दिया इन्होंने. तो आप ये हमेशा ध्यान रखो, जितना बड़ा डायग्राम होता है उतना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है. ठीक है, हमारा सोर्स है और यहाँ पे एक और वोल्ट मीटर कनेक्टेड है V3. इस तरह से आपको डायग्राम दे रखा है. दिस इज योर रेजिस्टर, दिस इज योर इंडक्टर एंड दिस इज योर कैपेसिटर. क्वेश्चन में ये पूछा है, when the frequency of oscillator is increased up to resonance frequency. हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं. कहाँ तक इंक्रीज कर रहे हैं? रेजोनेंस तक इंक्रीज कर रहे हैं. और जैसे ही फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे अचीव हो जाती है, जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, तो उस फ्रीक्वेंसी में द वोल्ट मीटर रीडिंग इज ज़ीरो इन विच केस. इनमें से कौन से वोल्ट मीटर में ज़ीरो रीडिंग आएगी? V1 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी V2, ऑप्शन सी V3, या फिर सभी में ज़ीरो आएगी, ऑल थ्री. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ले जाएंगे तो उस कंडीशन में कौन से वोल्ट मीटर में ज़ीरो रीडिंग शो करेगा? कौन से वोल्ट मीटर में आपकी रीडिंग जो होगी वो ज़ीरो शो होगी? दिस इज द क्वेश्चन, है ना. कौन से वोल्ट मीटर में ज़ीरो रीडिंग शो होगी? बहुत सारे बच्चे बी आंसर दे रहे हैं. क्यों बी में ज़ीरो शो होगी? इसका क्या कारण है? देखो बिल्कुल सही जवाब है, बी में ज़ीरो रीडिंग शो होगी. क्यों शो होगी? देखो हम पता है कि रेजोनेंस में क्या होता है, XL बराबर XC हो जाता है. मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर में 180 डिग्री का गैप होता है ना. कैपेसिटर और इंडक्टर में 180 डिग्री का गैप होता है. मैंने आपको फेजर से बताया था कल भी. और जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, दोनों सेम हो जाते हैं. सेम हो जाते हैं तो इनका नेट पोटेंशियल ख़त्म हो गया, इनका नेट पोटेंशियल ज़ीरो हो गया ना. तो V2 के अक्रॉस आपका रीडिंग क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा. अच्छा, V1 के अक्रॉस रीडिंग क्या आएगा? V1 के अक्रॉस रीडिंग आएगा आपका I इंटू ना करंट फ्लो करेगा इसमें, I इंटू R के बराबर. और V3 के अक्रॉस रीडिंग क्या आएगा? V3 के अक्रॉस वही रीडिंग आएगा जो V1 के अक्रॉस रीडिंग आएगा. अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव में अगर वो चाहता तो एक क्वेश्चन ये भी बना सकता कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस V1 एंड V3. तो V1 एंड V3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि V2 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो हो गया ना. तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएगा. ठीक है, और उसका वैल्यू होगा IR के बराबर. बात समझ आई?
देखो वापस हमने इसी कंडीशन का यूज़ किया। मैं आपको कितनी बार प्रूफ दे चुका हूँ कि ये कंडीशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, रेजोनेंस की कंडीशन, और हम कितनी बार इसी कंडीशन को यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप इसका इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हो? यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर D6 पे, लास्ट है सेक्शन डी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर D6 पे आ जाओ। और आज मुझे सब लोग ABC करके पूरा सबमिट करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ सेक्शन ए सॉल्व किया था, बी सॉल्व ही नहीं किया, तो बी और सी भी पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है, डी वाला तो मैंने आपको पूरा करवा दिया है रेजोनेंस का, बी और सी आप लोग होमवर्क में सॉल्व करके फिर इसको सबमिट करोगे। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन इसके D5 पे, क्वेश्चन नंबर D5, सॉरी D6। ठीक है, in a LCR circuit as shown in the figure, the voltmeter and the ammeter are connected। अब देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप जल्दी से डायग्राम देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, इसके साथ एक इंडक्टर कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, और सबके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, हर डिवाइस के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे तो रीडिंग भी दे रखी है 400 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी दे रखी है और इसके अक्रॉस भी दे रखी है 400 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा AC सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है द वोल्ट मीटर एंड द एम मीटर रीडिंग्स आर। अच्छा, ये वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? यहाँ पे एक एम मीटर भी लगा हुआ है, यहाँ पे एक एम मीटर भी लगा हुआ है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर एंड व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस एम मीटर? इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 50 ओम, इंडक्टेंस L दिया हुआ है, कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। चलो जल्दी से बताओ कि ये वोल्ट मीटर और एम मीटर क्या रीड करेंगे। अच्छा, इसका वोल्टेज भी दे रखा है 100 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन विच इज 50 हर्ट्स। दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और आज आप बाकी के कंप्लीट सेक्शन करके मेरे को सबमिट कर दोगे। चलो जल्दी से बताओ। वापस रेजोनेंस कंडीशन की बात हो रही है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन है सब रेजोनेंस के क्वेश्चन, रेजोनेंस कंडीशन पे हम सारी बातें कर रहे हैं। मतलब क्या फाइंड करना है इसमें, ये पूछ रहे हो। फाइंड बेटा क्या करना है आपको, वोल्ट मीटर का रीडिंग बताना है क्या होगा, और एम मीटर का रीडिंग बताना है क्या होगा। वोल्ट मीटर रीडिंग वोल्ट में देता है ना, और एम मीटर रीडिंग करंट का देता है। वोल्टेज का रीडिंग क्या होगा और करंट का रीडिंग क्या होगा। अब ये क्वेश्चन को देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये रेजोनेंस है। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा? देखो, L के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपको कितना दिया है? 400 वोल्ट, और C के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना दिया है? 400 वोल्ट। मींस इनडायरेक्टली आपको वो हिंट दे रहा है क्वेश्चन में। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार वो आपको ये बोलेगा कि फाइंड एट रेजोनेंस व्हाट विल हैपन, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार आपको बोले। यहाँ पे वो आपको हिंट दे रहा है कि VL जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर है वो किसके बराबर है? VC के बराबर। VL क्या होता है? I इंटू R XL विच इज इक्वल टू I इंटू XC। तो इनडायरेक्टली वो हमें यही बता रहा है कि XL बराबर XC है, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इन दोनों डायग्राम को देख के आप यही बता सकते हो ना बेटा। देखो फिर से मैं आपको यही कंडीशन बार बार बता रहा हूँ, इसी कंडीशन पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब एक बार आपको पता चल गया कि XL बराबर XC है,
इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है, और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो आपका जो नेट सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो खाली रेजिस्टर आपका पिक्चर में आएगा, रेजिस्टर पिक्चर में आएगा, पोटेंशियल आपको पता है तो आप करंट इजीली निकाल लोगे, एमीटर का रीडिंग आ जाएगा विच इज 100/50 और यू कैन से 2 एम्पियर्स। और वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, V is equal to IR which is equal to 100 volts. So option A will be correct. समझ आया आपको? गेटिंग इट और नॉट? देखो घुमा फिरा के रेजोनेंस की कंडीशन आपको बताई गई है अलग अलग तरीके से, डिफरेंट क्वेश्चन से मैंने आज आपको एक ही चीज़ बताई है कि XL बराबर XC। ठीक है, चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, सेक्शन B और C। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।